रेस क्या होता है? बीटा रेस क्या कर रहा है कि जो प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होने लगे हैं प्रोटॉन में, और जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं डिसबैलेंस के कारण अपने आप कन्वर्ट, तभी ये बीटा रेस। ये थ्योरी दिया किसने? बोर के मॉडल को, बोर की थ्योरी को, यानी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसको एक्सटेंड किया 1921 में एक साइंटिस्ट ने। मतलब आप समझो कि हाइड्रोजन में कैपेसिटी नहीं था कि वो जो है इसे मार सकते। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। शुरुआत में थॉमसन ने दिया था मॉडल। उन्होंने ये कहा कि देखो, एक बात तो हमें समझ में आ गया था कि एटम जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो पूरा स्फेयर है वो किस चीज का बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज का, मीन्स कंप्लीट स्फेयर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन आगे थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। और कहीं कहीं पर इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। अब इनका जो मॉडल था इन्होंने दिया था 19 whatever 456, ठीक है। ये चीजें जो फैक्चुअल चीजें होती ज्यादा वो गलत भी हो सकता है, उसको आप बुक से एडजस्ट कर सकते हो। आपका मेन फोकस है कि कंसेप्ट को समझना। इसके बाद इनको काउंटर करते हुए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, और इनका जो रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था वो ये कि जो तुम पॉजिटिव चार्ज बता रहे हो इतने पूरे भरे हुए, ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नैरो स्पेस में, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका नैरो वॉल्यूम में कन्फाइंड है। वॉल्यूम कन्फाइंड, एक बहुत ही छोटा एक कन्फाइंड है। ये तो मेन इनका बात था, यानी कि मोस्ट पार्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम जो है वो एम्प्टी है, ये सारा का सारा एम्प्टी है। और फिर इन्होंने ये बताया, जो इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं हम लोग निगेटिव चार्ज की, ये जो है इसको क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। अब देखो, इनके हिसाब से जो एटम है स्टेबल हुआ, इनके हिसाब से अनस्टेबल क्यों हुआ? अनस्टेबल ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये मूव कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये इसके अंदर एक्सीलरेशन है। और जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स उस टाइम के लेवल पे, ये बात कर रहे हैं हम लोग 1910 के आसपास, 11-12, अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बस आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लेना है, इसलिए बस मैं ये आइडिया दे रहा हूं। तो इनका जो कहना था क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, जो आगे इनका काउंटर हुआ, तो इनका कहना ये था, यानी कि आगे की जो हमारे नील बोर, इनका कहना ये था कि देखो, अगर समथिंग इज इन एक्सीलरेशन, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी जो है रेडिएट करेगा। एनर्जी अगर रेडिएट करेगा तो एक सिचुएशन वो आएगा ना कि आपका कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करते 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 एक समय आएगा कि धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, और ये एनर्जी अगर लूज करता रहेगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा ना, जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना दिया था, ठीक है। और बोर ने फिर इसी चीज को काउंटर करते हुए इन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में, तो मैं मान लेता हूं, लेकिन बात ये है कि वो क्या है, एक फिक्स ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है। और ये ऑर्बिट कैसा है? जैसे आप ऐसे समझो, मान लो एक ग्रुप टाइप का, जैसे इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर मान लो समझने के लिए। इसके अंदर अगर मैं बॉल रख दूं एक,
तो ये इधर नहीं जाएगा ना। और अगर मान लो इसने जंप भी किया, समहाउ जंप भी किया, तो ये नेक्स्ट ग्रुप में आके क्या होगा, अटक जाएगा नेक्स्ट ग्रुप में, यानी नेक्स्ट सेल। तो यही ग्रुप, यही जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका 8-9 होगा, जो भी है, ईयर आप देख लेना 8-9। इन्होंने 1913 के आसपास दिया था ये मॉडल। ठीक है। अब प्रश्न ये था कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अब यहां पे तो है, लेकिन कितने हैं? मान लो इस वाले सेल में अगर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस वाले सेल में तो कितने हो सकते हैं? तो क्वेश्चन ये था कि हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स। अब इसको समझो आप कि कैसे जो है ये कंक्लूड किया गया, क्योंकि फाइनली एक फॉर्मूला दे दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है 2n² के फॉर्मेट में रहेंगे। इसको बोला गया, जैसे फर्स्ट सेल था इसको k से डिनोट किया गया, इसको l, इसको m, नेक्स्ट जो सेल होगा वो n। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया गया कि 2n², यानी कि ये वो बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। एक सेल में जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, जैसे जहां पे n क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू, ये क्या शो कर रहा है? एनर्जी लेवल्स। ये क्या है? KLMN क्या है? KLMN दीज आर दी सेल्स, या ये भी क्या कह सकते हो? एनर्जी लेवल्स। यानी इनके हिसाब से अगर मैं K को 1 मानूं, 1 2 3 4, तो अगर K में देखूं तो K सेल में 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। L सेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 8 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक। M सेल में मैक्सिमम 2 इंटू 3 पावर 2, 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। बट एक और बात कंक्लूड में किया गया, ये थियरी दिया किसने? बोर के मॉडल को, बोर के थियरी को, यानी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसको एक्सटेंड किया 1921 में। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बरी। ठीक है, बरी, चार्ल्स रेमंड बरी। 1921 में एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स रेमंड बरी। उन्होंने ये कहा कि 2n² के फॉर्मेट में आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। साथ में ये भी कहा कि जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इतना है कि उसमें 1 2 3 सेल हुए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जो आउटर सेल होगा, यानी कि KLM, वैसे तो M जो है 18 हो सकता है, बट जब भी आउटर सेल, यानी कि मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो यहां पे 2 10 एंड 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आउटर सेल में कभी भी, या फिर ऐसे समझ लो, मेरे पास 2 8 और 9 अगर कर दूं, तो यहां मैं 9 नहीं रखूंगा, मुझे एक और रखना है ना, तो फिर एक और कंसीडर करूंगा, n को यहां पे 8 रखूंगा, यहां पे फिर 1 रखूंगा। मतलब समझो, डोंट गेट कंफ्यूज। इनका कहना यह था कि जो आउटर सेल होगा, आउटर सेल कैन नॉट accommodate more than 8
8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता आउटर। बात समझ आया? तो अगर मान लो यहाँ पे 9 होता, ठीक है, तो फिर इसको क्या करते, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते, क्योंकि तब ये लास्ट हो जाता है m, और m में जो है 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसने 8 लिया, अगला एक ट्रांसफर कर दिया 1 n को। बात समझ में आए? तो ये कंक्लूजन देखो, ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूं अब ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जरूरी है कि आपको ये कंसेप्ट को बिल्ड करना। सी, जो हम लोग बोर मॉडल पढ़ रहे हैं, जो हम लोग बोर के मॉडल को पढ़ रहे हैं, वो भी अभी तक सही नहीं है। रीजन ये है कि ये जो हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो 2D स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। इन रियलिटी जो एटम है वो क्या है, 3D स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है। तो ये इसमें भी फ्लॉ है, लेकिन अगेन ये वाला कंसेप्ट सही है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट ये जो मॉडल हम देख रहे हैं वो गलत है। बट वही है ना, ये फंडामेंटल बेसिस है, इसके बियॉन्ड अगर मैं बताऊंगा तो वो इतने हैवी बातें रहेंगी कि वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। उसको समझने के लिए आपको बहुत सारे चीजों को समझना पड़ेगा, क्या होता है स्पेक्ट्रल, ये क्या होता है जो है वेव फंक्शन, इन सारी बातों को समझना पड़ेगा, जो कि हायर क्लासेस में ही समझ पाओगे, क्योंकि तब तक आप जो है इंटीग्रेशन वगैरह ये सारी चीजें समझ जाओगे, डेल्टा फंक्शन बहुत सारी चीजें समझ चुके रहोगे, तब वहां पे आप जस्टिफाइड होगे। तो इसको बात को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि क्यों 2n² का कंक्लूजन आया, क्यों इस बात का कंक्लूजन आया आउटर सेल का, इस बात को, और ये आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम इसको कंक्लूड करेंगे फिर भी, ठीक है। एक बात याद रखना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे धागे, रील में धागा है, अगर उसको ऑर्गेनाइज, एक रील को पकड़ के आप धागे को निकालोगे तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा का पूरा आप इकट्ठा निकाल सकते हो, लेकिन इतना ही धागा अगर आप पूरा इकट्ठा करके उसमें से निकालने की कोशिश करोगे तो वो टूटेगा। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से रहेगा ना, तो हम लोग कभी भी चीजों को बोरिंग फील नहीं करेंगे। अदरवाइज साइंस को लूज करना फिर यही होता है ज्यादातर, कि आपको साइंस बोरिंग लगने लगता है, जबकि साइंस पूरी तरीके से एक तरफ से लेके एक तरफ जो है प्रॉपर वे से अटैच्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, फिर इस बात को, दो बातों का कंक्लूजन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है 1921 में बरी बोर के मॉडल पे के बेसिस पे ये कैसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है 2n² के अरेंजमेंट में रहेंगे, ठीक है। दूसरा, आउटर मोस्ट जो होगा, आउटर मोस्ट कैन नॉट बी या ऐसे कह लो ऑलवेज लेस देन 8, लेस और इक्वल टू 8 हो सकता है। क्या इसका रीजन था, आप समझो 1897 इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, ठीक है। 1897 इलेक्ट्रॉन के बारे में, 1904 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। इसके पीछे चले जाओ, 1895 के आसपास हमें एक्सरे के बारे में पता चल गया था। इस एक्सरे के हिसाब से हम लोग कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगे जो हम एटॉमिक लेवल पे चीजों को देख सकते थे। आप समझो एक बात को, किसी चीज को हम देखते कैसे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, तभी आपको दिखाई देगा। तो अगर मान लो मेरे पास कोई इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि आपका लाइट जो है इसको वापस से कैप्चर करना मुश्किल है, तो हमें भी इससे भी छोटा पार्टिकल लेना पड़ेगा ना, इससे छोटा वेवलेंथ वाला चीज। तो इसीलिए एक्सरे, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, बहुत सारी चीजों का रिसर्च हुआ और हम लोग इस लेवल पे आए कि एटॉमिक लेवल की चीजों को देखने लगे। तो ये चल रहा था 1913 के आसपास, 1913 के आसपास हमारा पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल, उसको बता दिया गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन के बेसिस पे, आप समझो पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बता दिया गया। अब आप देखो, अगर आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल, तो यहां पे हाइड्रोजन है 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा। ये हो गया सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड सो ऑन। ठीक है, आगे कोई जरूरत नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बहुत सारे, चलो वो डिस्कशन में नहीं। तो इस रिसर्च वाले टाइम पे, यानी कि जब पीरियोडिक टेबल बन गया था, तो पीरियोडिक टेबल में ये कंक्लूड हो गया था कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, नो रिएक्शन, पहला चीज, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, 1916 में एक साइंटिस्ट थे, लेविस एंड कोसल, दो साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं। लेविस एंड कोसल ने यह बता दिया था कि जो भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। ध्यान से समझना इस बात को, ये बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, बट अगेन आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कभी बिगड़े ना इस चैप्टर का। तो इन्होंने यही कहा कि जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण जो है वो किसी चीज से रिएक्ट करते हैं। और उसका बेसिक रीजन ये है कि जितने भी, अगर मान लो क्लोरीन है सपोज, क्लोरीन अगर मान लो इससे रिएक्ट कर रहा है, तो इसका पर्पज, इन दोनों का ही पर्पज है, या तो ये वाला स्ट्रक्चर, यानी इसका जो आर्गन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर वो गेन कर ले, क्योंकि ये देख रहा है यार आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा खुश है, मतलब आउटर मोस्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा खुश है, ये किसी से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई पंगे वंगे नहीं ले रहा। वही सोडियम को इंटरेस्ट है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये तो सारे कंक्लूजन में यही था कि जितने भी एलिमेंट है अपने आप को रिएक्ट करते थे इस कॉज के कारण कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो फिर एक ऐसा कहने का मतलब ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, वो इन सारे डिस्कशन जो पीछे हुए हैं उनके बेसिस पे ये एक फॉर्मूला ड्रॉ किया गया। और ये कैसे, मुझे पता है, इसमें 2 आउटर में, इसमें 8 आउटर में, इसमें आपको क्या करना है, यहां पे 18 है, आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला सेट करना है। ठीक है, ये अलग अलग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अलग लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी, ये सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी, ये थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी। तो एक ऐसा फॉर्मूला फिट करना है जो इनको जस्टिफाई कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बनाते हैं। अगर मैं n स्क्वायर बनाऊंगा, तो अगर मैंने 1 रखा तो मेरा 2 नहीं आएगा, तो एक काम करता हूं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चेक करता हूं अब। तो अगर मैंने 1 रखा तो ये 2 आ गया, सही है। यानी कि जो पहला सेल होगा उसमें मैक्सिमम, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। जो दूसरा सेल होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड तीसरा जो है 18 एंड सो ऑन। आपको इन दोनों बात का आंसर मिला? पहली बात का तो आंसर मिल गया। दूसरी बात, आउटर मोस्ट में क्यों 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तब तक इवॉल्व हो चुका था। पीरियोडिक टेबल में देखा जा रहा था कि जैसे ही अगला, फिर जो अगला नेक्स्ट एलिमेंट हमें मिल रहा था उसकी प्रॉपर्टी जो है यहां वाले से मैच होने लगती थी। तो जितने भी मिल भी रहे थे उनका आउटर मोस्ट तो 8 ही था, और जितने भी उसके आसपास के एलिमेंट हैं वो रिएक्ट करके अपने आप को भी आउटर मोस्ट 8 ही लाना चाहते हैं। तो एक बात तो कंक्लूड हो गया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो 8 या 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 रख सकते हो मैक्सिमम, 8 से कम ही रहेगा। तो इन 2 बातों का आंसर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो ये बरी साहब थे इनको ऐसे अचानक थॉट नहीं आ गया, इलेक्ट्रॉन का खोज अलग चल रहा है, उन्हीं सब चीजों का एक रेफरेंस होता है, सराउंडिंग में जितने भी थॉट्स चलते रहते हैं उसको लेकर एक कंक्लूड किया जाता है, वो कंक्लूजन यही था। ठीक है, इसको मिटाता हूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो बोर और बरी के कंक्लूजन से एक बात तो समझ में आ गया, बोर के मॉडल
और बरी का जो फॉर्मूला था, उनसे ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे एटम के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आने लगा कि एक तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर उसके ऑर्बिट्स हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है जब आप हायर क्लास में जाओगे, बट कुछ बातें इसमें सही है, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर अटैच होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चाहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, अपने आप को, एलिमेंट को, कोई भी एक एलिमेंट है, अपने आप को स्टेबल करना। जैसे हमने बात किया था एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज हाइड्रोजन, और इतने ही जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही। नंबर 2 हीलियम, 3 यानी 3 प्रोटॉन है इसके अंदर, लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन एंड 10 आपका नियॉन। बस कुछ आगे का टॉपिक समझाने के लिए इसलिए जरूरी है। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनके अगर मैं इसका, चलो इसका समझते हैं, आर्गन का अगर मैं ये मॉडल बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, बीच में इनका पॉजिटिव चार्ज हो गया, 18 प्रोटॉन होगा और 18 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है कि जो पहला इनका ऑर्बिट है, जो भी ग्रूव स्ट्रक्चर है वो 2, अब जो दूसरा ऑर्बिट होगा उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये जानते हैं, तो जरा 8 रखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड थर्ड क्या होगा हमारा, अगर मैं थर्ड बनाऊं तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन, तो इसके आउटर ऑर्बिट में 7 है, ये चाह रहा है कि कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने आप को स्टेबल, तो ऐसे तो हवा में तो मिलेगा नहीं, इसको किसी न किसी से अटैच होना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी चाहत, इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी या कह लो पावर, पावर रिक्वायरमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कैपेसिटी टू बिकम ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बस समझना है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, पावर, ये जो कैपेसिटी है ना, इसी को लैटिन में बोला जाता है वेलोर, और इसी वेलोर को बोला जाता है, टर्म दिया गया वैलेंसी। क्लोरीन ढूंढ रहा है कि कोई क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन ढूंढ रहा है, फ्लोरीन ढूंढ रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, चाहे सल्फर ढूंढ रहा है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो ये जो कैपेसिटी, ये जो चाहत है, रिक्वायरमेंट है, यही वैलेंसी है। तो अगर मान लो लिथियम, तो लिथियम रेडी है एक लूज करने को, तो लिथियम का वैलेंसी 1,
बेरिलियम रेडिएट 2 लूज करने को, बेरिलियम का वैलेंसी 2, ये रेडिएट 3 लूज करने को, क्योंकि इसको मान लो ये वाला 8 स्ट्रक्चर नहीं तो ये तो बन जाएगा ना, ये भी तो स्टेबल है। कार्बन रेडिएट 4, तो 4 ये लूज करने को भी रेडी है, 4 ये गेन करने को भी, बट वैलेंसी इसका क्या है 4। ऐसे ही नाइट्रोजन रेडिएट 3, अब ये इसी वैलेंसी के कारण जो है, यही वैलेंसी डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, अटैच होना है। जैसे क्लोरीन चाह रहा है एक एलिमेंट, सोडियम बोला चिंता मत करो मैं देता हूं तुमको, मैं आता हूं तुम्हारे पास, ये लो मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, मेरा भी 10 हो गया, तुमको ही मिल गया, और इन लोगों ने मिलके क्या बना दिया, NaCl। अब मैग्नीशियम मान लो, मैग्नीशियम पहुंचा क्लोरीन के पास, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है। मैग्नीशियम जब पहुंचा, क्योंकि इसको क्या बनना है, 10 बनना है, जो नजदीक रहेगा वो इजी रहेगा। जैसे तुम्हारे पास अगर 500 रुपया है और एक बंदे के पास 10 रुपया है, तो आप 10 रुपये वाला लोगे ना, मतलब अगर मान लो एक्सचेंज करना पड़ा, इक्वल करना पड़ा, आपस में बांटना पड़ा, तो आप बोलोगे ना भाई 10 रुपये तू अपना दे दे, तुम 500 तो दोगे नहीं ना 10 वाले को। तो ऐसे ही सिचुएशन है, अगर इधर ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो ये बनना चाहेंगे, पीछे रहेंगे तो ये बनना चाहेंगे। तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम पहुंचा क्लोरीन के पास, कि क्या हुआ भाई, तो बोला यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम ने बोला मेरे पास तो 2 है, तो क्लोरीन बोला अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अपने एक और भाई को बुला के ले आता हूं। तो ये जब मैग्नीशियम के साथ आएगा तो MgCl2 बनाएगा। फंडामेंटल बेसिस पे, बहुत ज्यादा हैवी डिस्कस नहीं करना है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, बाद में हायर लेवल पे देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका शेयरिंग ही, इनका बैलेंसी ही हेल्प करता है क्या, कंपाउंड बनाने में। ये बड़ा ही फेमस कंपाउंड हमने देख रखा है H2O। ऑक्सीजन बड़ा रो रहा था, कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन बोला तू चिंता मत कर मैं आता हूं तेरे पास। हाइड्रोजन 1 देने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर 1 दे देगा तो भी इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये भी खुश रहेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो चाह रहा है ये कोई मुझे 1 दे दे, लेकिन ऑक्सीजन इसके पास 8 है तो ये नहीं देगा ना, बोलेगा आ जाओ मेरे साथ अटैच हो जाओ। मतलब आप समझो कि हाइड्रोजन में कैपेसिटी नहीं था कि वो जो है इसे मार सके, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको खींच के आ जा, एक और आ जा, दोनों मिलकर बना दिए H2। और यही फंडामेंटल बेसिस है इंटायर यूनिवर्स का, इंटायर वर्ल्ड का, जो मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये वैलेंसी, एंड देयर इज नॉट ओनली वन कंसेप्ट, ये तो फंडामेंटल लेवल कम पढ़ रहे हैं ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वैलेंसी क्या बता रहा है, और वैलेंसी के बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है अभी। तो वैलेंसी बेसिकली कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट होता है, जिसके बेसिस पे दे फॉर्म कंपाउंड, रिप्रेजेंट करता है हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मेक देम ऑक्टेट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो एक क्लाउड के फॉर्म में है, दैट इज द रीजन मैं उसको पार्टिकल कंसीडर नहीं करता। ये सारी बातें आप हायर लेवल पे चलोगे तो समझ में आए। आई होप कि ये बातें समझ में आया, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, थोड़ा लास्ट टॉपिक है आगे का, हम लोग एंड करते हैं इस चैप्टर को। तो कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, पहले भी क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप एंड आइसोबार। जैसे कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लीजिए ये एलिमेंट है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम लोगों ने ऊपर लिख दिया मास इसका, एटॉमिक मास, और नीचे लिख दिया एटॉमिक नंबर।
हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, आप पीछे के क्लासेस को देखोगे समझ में आ जाएगा। सो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन ही क्यों लिया गया, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो जाता है, आगे हम लोग अभी इसी में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो भी क्या होता है, उसमें भी चेंज होता रहता है। प्रोटॉन ही एक ऐसा चीज है जो क्या रहता है, स्टैटिक रहता है। दैट इज द रीजन हमारा जो एटॉमिक नंबर बेसिकली रहता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम कोई भी एटम अगर रहता है तो वो बैलेंस रहता है, स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी के बारे में कहने का मतलब प्रोटॉन जो है वो इक्वली बैलेंस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ये आपका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, और यही आपके इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, हमेशा ये फिक्स रहेगा। ठीक है, मास क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों ने एटॉमिक मास में यूनिफाइड मास का कंसेप्ट पढ़ा था, यूनिफाइड मास का कंसेप्ट। इसको फिगर आउट करने के लिए हम लोगों ने फिगर आउट किया, C12 लिया, उसके अंदर जो भी 12 एलिमेंट्स है उसमें 1/12 से डिवाइड कर दिया। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 12 से डिवाइड कर दिया, तो उनका जो भी मास था वो एक एवरेज मास में कन्वर्ट हो गया, और इसके बेसिस पे जितने भी नंबर ऑफ चाहे प्रोटॉन रहे चाहे न्यूट्रॉन रहे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मास नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हाइड्रोजन या फिर हीलियम का पता है हम लोगों को, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 2, लेकिन साथ में इसमें न्यूट्रॉन भी होगा, इसलिए इसका मास होगा 4। ठीक है, तो ऐसे कोई भी मान लीजिए ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा 60। यहां तक तो कहानी सही चल रहा था। अब बात आता है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप का। आइसोटोप का कंसेप्ट आया जब न्यूट्रॉन मिल गया, तो इससे हुआ क्या कि ये क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, सारा का सारा रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है, और उन्हीं में से कुछ एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो फिर बचा क्या, तुम्हारा मास अगर डिफरेंट हुआ तो मास जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आपका एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। यानी कि जो न्यूट्रॉन में चेंजिंग आ रहा है, जिसके कारण ओवरऑल आपका मास डिफरेंट हो रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है, नए नए आइसोटोप्स मिलने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन का एक वर्जन ये भी है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ऐसे ही ड्यूटेरियम, और 99% जो है हमारे प्रोटियम ही एग्जिस्ट करता है। कुछ परसेंट में जैसे ड्यूटेरियम, यानी कि इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ट्रिटियम, इसमें प्रोटॉन एक है लेकिन न्यूट्रॉन 2 है। हुआ क्या कि जब इस तरीके के एलिमेंट मिले, हम लोग क्यों इसको जो है आइसोटोप कहा, खास बात यह था कि इनका जो केमिकल बिहेवियर था
केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम था, वो सेम था। जो हाइड्रोजन का बिहेवियर है वही इसका भी बिहेवियर है, लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इनका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो डिफरेंट है। तो इनको नो डाउट जैसे मैं हाइड्रोजन का यूज करता हूं वैसे मैं इसका भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। और भी इसका हैवी सिग्निफिकेंस हुआ, न्यूट्रॉन को चेंज होने के कारण, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। डिफरेंट नंबर ऑफ, ये बेसिक फंडामेंटल है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंस के ही कारण कहीं कहीं एटॉमिक मास में भी चेंज आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग कंसीडर करें, मान लो क्लोरीन की बात करता हूं मैं। क्लोरीन के जो आइसोटोप है, क्लोरीन 17 और मास उसका 35, और दूसरा है 17 मास उसका 37। और इनका प्रेजेंस अगर देखें तो यूनिवर्स में इनका प्रेजेंस है, यानी वर्ल्ड में इनका प्रेजेंस 1:3:1 का। कहने का मतलब 75% जो है ये है और 25% जो है ये वाला है। और इसी बेसिस पे इनका मास भी कैलकुलेट किया गया, यूनिफाइड मास कैलकुलेट किया गया। दैट इज इसका जो मास का वेट है 35 इंटू 75/100, और ऐसे ही 37 इंटू 25/100। जो यूनिफाइड मास आ गया वही इसका जो भी 35.5 U ये लिख दिया गया। पहले भी जो ऑक्सीजन का रेफरेंस लिए थे तो यही पॉइंट्स में आते थे वैल्यूज, इसीलिए हम लोगों ने यूनिफाइड का कंसेप्ट पिक किया था। आइसोटोप ने बस थोड़े से कुछ वैल्यूज जो है कुछ मास में पॉइंट्स ले आए। इसके अलावा एक और बात ध्यान से समझना, ये बात, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ये हमारा न्यूक्लियस है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन कॉज फॉर रेडियो एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल के लिए यूरेनियम, इसके अलावा कार्बन C14 मान लो, आयोडीन, ऐसे करके कई सारे जो है कई सारे एलिमेंट्स हैं, कई सारे आइसोटोप्स हैं जिसके कारण जो है यूरेनियम को एज ए फ्यूल जैसे यूज करते हैं। इन सब चीजों का कैंसर ट्रीटमेंट में, अगर हम लोगों ने, एक बार फंडामेंटल कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ तो इसमें बेसिकली 3 तरीके के रेस होते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल, बीटा रेस, एंड गामा रेस। जिसमें से अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेस जहां पे निकलता है उसको हम लोग एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अगेन ये विजुअलाइज करना जरूरी है। अल्फा रेस आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे तो मैंने वैसे पहले बताया था कि जैसे हैवी मेटल्स, यूरेनियम की बात करें तो इसमें कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसमें से रेस निकल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन और प्लस 2 न्यूट्रॉन का, यही हमारा अल्फा पार्टिकल है। और ये निकलने में कंटिन्यूअस निकलता जाएगा ना, कंटिन्यूअस निकलता जाएगा। इसको निकलने में जो है मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, इतना ज्यादा अमाउंट है। मतलब इसको बोला जाता है हाफ लाइफ। आगे आप पढ़ोगे, दैट इज द रीजन एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल रहे हैं। बीटा रेस क्या होता है? बीटा रेस क्या कर रहा है कि जो प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होने लगे हैं प्रोटॉन में, और जब ये कन्वर्ट हो रहे हैं डिसबैलेंस के कारण, अपने आप को कन्वर्ट, तभी ये बीटा रेस रिलीज कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक फंडा है। अगेन ये सारी चीजें विजुअलाइज करना जरूरी है। ये बीटा रेस तब बन रहे हैं जब न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, अपने आप को स्टेबल। देखो, हर एक जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है, जो भी आपके एलिमेंट्स है, ये अपना स्टेबल स्ट्रक्चर तभी गेन कर सकते हैं जब वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में रहे।
सिमेट्रिक में भी इसमें प्रोटॉन जितने हैं न्यूट्रॉन बराबर खुश, कोई दिक्कत नहीं। तो बीटा रेस तब निकल रहा है जब न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। तो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तभी बीटा रेस निकल रहा है। इसी का यूज करके हम लोग कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनका कैंसर वगैरह में ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत यूज करते हैं। आयोडीन का इस्तेमाल होता है, गोइटर एक बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में। ऐसे गामा रेस कब रिलीज होता है? गामा रेस तब रिलीज होता है जब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुका हो और ये न्यूक्लियस एक बहुत हायर एनर्जी स्टेट पे आ जाए। हायर एनर्जी स्टेट कहने का मतलब जैसे कोई चीज आप गर्म कर रहे हो, कोई चीज आप हीटअप कर रहे हो, वो कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा है और एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि काफी एनर्जी निकलने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल पे अब ये अपने आप को, ये न्यूक्लियस, अगेन ध्यान रखना जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब ये न्यूक्लियस जो है अपने आप को ग्राउंड स्टेट पे लेके जाने लगा। होगा ना, जैसे कोई चीज आप हीटअप कर रहे हो तो बाद में धीरे धीरे ठंडा भी होगा, जब ये ग्राउंड स्टेट पे जाने लगता है तभी आपकी गामा रेज निकलता है। सो अभी बस फंडामेंटल के बस इतना समझो क्योंकि विजुअलाइज जरूरी है। तो ये हमारे आइसोटोप हो गए। इसका सिग्निफिकेंस बहुत हैवी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, एक्टिविटी का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप, जिसमें से अपने आप रेडिएशन। और उसका कॉज क्या था पीछे? डिसबैलेंस इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंस, जिसके कारण जो इस तरीके से रेज निकल रहे हैं। अब बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोबार, आइसो मतलब सेम, आइसोबार, आइसो रिप्रेजेंट करता है सेम शब्द को, सेम वर्ड को, सेम, और बार रिप्रेजेंट करता है वेट को, वेट यानी कि मास को कह लो। तो जिसका सेम मास हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, यानी इसने किया क्या, कहा ये कि मास नंबर वो सेम हो, इक्वल हो, बट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, नंबर डिफरेंट। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 18 है, मास नंबर होना चाहिए कितना? 36, लेकिन है कितना? 40। क्यों है? क्योंकि 18 तो प्रोटॉन है, डन है, साथ में 22 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इसका कोई और भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप आइसोटोप नहीं कहोगे। हाँ, ये न्यूट्रॉन का डिसबैलेंस जरूर है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल है कि कभी, वैसे तो खुद में ये स्टेबल है ही, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां पे ये स्टेबल नहीं होगा तो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो फिर बीटा में कन्वर्ट हो सकता है। कल को अगर 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे दे के प्रोटॉन बनाना चाहे तो उस सिचुएशन में बीटा रेस, खैर ये एप्लीकेशन यही होता है, नॉलेज का एप्लीकेशन, ऐसे ही फिर रिसर्च एंड इनोवेशन होता है। खैर, तो है वैसे कितना? 40 वेट। और सेम अगर हम लोग कैल्शियम का लें, कैल्शियम 20, 40। अब क्योंकि इनके प्रोटॉन डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, दैट इज द रीजन दे बोथ हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज या यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट्स वाई ये पूरी तरीके से अलग रखे गए, ठीक है। लेकिन इनको किसमें आएगा ये? दीज आर दी isobar element, means their atomic number different but they have a same mass number. So basic चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया है, ठीक है। जो ज्यादा डिटेल वाली चीजें रहती वो हमने डिस्कशन किया, अब आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू।